नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया जाएगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 से पहले नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने शीर्ष 5 पे पहुंचाया। वित्त मंत्री ने कहा, यूपीए सरकार के घोटालों से देश की छवि को हुआ नुकसान। और सीधे आपको ले चलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र अपना रिएक्शन दे रहे हैं। The Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Not only that, he has been constantly, consistently have been insulted, and all the benefits which the Congress party has been attributed has been given to the Gandhi family, and all the failures have been attributed to Narasimha Rao family. It's a pride, it's an honor for us that at this point of time, at this the crucial juncture where Narendra Modi ji has become the national leader and as the leader of the whole the world, where he has been constantly recognizing whether it is Padma Shri or Padma Vibhushan or including the Bharat Ratna. It is, I feel, very, very emotional at this point of time, because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true. आप देख रहे थे एनवी सुभाष जी की प्रतिक्रिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र हैं। बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के फेल्योर्स के लिए उनके पिता को बलि का बकरा बनाया गया। और बेहद भावुक क्षण आज उनके लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आज जो घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट किया है, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम, और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जो बेटे वो भी भावुक नजर आए। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह के बेटे ने जो ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि दिल जीत लिया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जब चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया। हमारे संजीव बलियान मौजूद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी का। तो निश्चित तौर पर उनसे जानते हैं, जो कि बहुत जो मांग हो रही थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की, उसमें ये भी देखें तो लगातार इस बात को उठाते रहे थे समय समय पर संसद में। संजीव जी, कैसे देखते हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना? पिछले करीब 35 वर्षों से मांग हमेशा देश के किसान उठाते रहे कि आजाद भारत के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने आज वो निर्णय लिया है, जो देश के किसानों को प्रतीक्षा जिस निर्णय की थी कि देश के सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न दिया गया है। दूसरे स्वामीनाथन जी हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, किसानों के लिए काम किया है, कृषि के क्षेत्र में काम किया है। मुझे उनकी सिफारिशें पढ़ने का सौभाग्य मिला है 2014 में, जब कांग्रेस ने उन्हें अलमारी में बंद कर दिया था, तो हमने उन सिफारिशों को बाहर निकाला था। तो आज कह सकते हैं 3 में से 2 भारत रत्न
देश के किसानों के लिए काम करने वाले वैज्ञानिक और सबसे बड़े नेता को समर्पित है। और तीसरा रत्न, भारत रत्न कांग्रेस से रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने सीमाएं तोड़ी है कि दल से बड़ा कुछ नहीं होता, देश बड़ा है, दल छोटा है। सर, प्रणब मुखर्जी को भी पहले दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, अब पीवी नरसिम्हा राव। तो एक देखें, एक संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है कि जो भी देश के लिए काम करेगा तो सर्वोच्च पद तक सम्मान दिया जाएगा। ये एक नजीर भी है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और एक दिशा बदली है। काम करने वाले लोग आगे और आएंगे और बिना राजनीतिक सिफारिशों के आगे भविष्य में भारत रत्न मिलेंगे। ये रास्ता एक प्रधानमंत्री ने खोला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संजीव बलियान को, रमा जी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा निर्णय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज 3 महत्वपूर्ण हस्तियों को भारत रत्न देने का फैसला किया। एक बात मैं बताना चाहूंगा रमा कि MS स्वामीनाथन ही की सिफारिशों पर जो MSP है, जो मौजूदा MSP घोषित होती है महत्वपूर्ण फसलों पर, उस पे MS स्वामीनाथन ने ही कहा था कि जो कॉस्ट यानी जो लागत है उसका कम से कम 50% ज्यादा दिया जाना चाहिए, यानी 150% दिया जाना चाहिए। और वो फैसला, उन सिफारिशों को मोदी सरकार ने ही मंजूर किया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो फसलों के MSP का ऐलान किया जाता है उसमें कम से कम लागत का 150% ऐलान किया जाता है, यानी 1.5 गुना। और उसकी वजह से किसानों के हाथों में ज्यादा पैसा आया। और पहले ही जानते हैं कि जो हरित क्रांति आई थी उसके जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। और खेती बाड़ी में तकनीक और किस तरह से किसानों की आय बढ़े, उस पर उनका एक लंबा कामकाज रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण, जब आज 3 जो ऐलान किए गए हैं भारत रत्न के, उसमें 2 ऐसे नेताओं, 2 ऐसे हस्तियों का नाम है जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बहुत काम किया। आजाद भारत के सबसे बड़े नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह जाने जाते रहे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये ऐलान हुआ है, अपने आप में जो ये 3 महान विभूतियां हैं उनका जो देश के प्रति योगदान है उसके प्रति आभार तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि किस तरह से देश के सामने उस योगदान को लाया जाए, उस योगदान से प्रेरणा किस तरह से ली जाए। बिल्कुल, ये रमा जी, ये तीनों जो नाम है, तीनों जो पर्सनालिटीज हैं, अगर आप पहले नरसिम्हा राव को लिया जाए तो नरसिम्हा राव ने जो फर्स्ट जनरेशन आर्थिक सुधार जो आया था 1991 में, उसका मूल सूत्रधार थे। और मनमोहन सिंह जो नरसिम्हा राव के जो डायरेक्शंस पर ही वो लिबरलाइजेशन हम कहते हैं उसको देश पे पेश किए थे। और 1955 के बाद पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरा चेंज हुआ, किस तरह प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगा, किस तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, उसका बड़ा सुधार था। ये अपने आप में नरसिम्हा राव जी का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ऐसे समय में जब वो प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और जो फैसले उन्होंने लिए वो पॉलिटिकल डिसीजन था जिसके लिए बहुत करेज चाहिए था, क्योंकि इतनी आसान नहीं था। उनको बहुत लोगों ने विरोध किया कि क्या कर रहे हैं, कैसे सुधार ला रहे हैं, देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बारे में क्या कहा। जो आर्थिक विकास कुंठित हुआ था उसको पार करने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधार लाए। और स्वामीनाथन ने इस देश को, जो हम बचपन में कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का गेहूं चावल खाते थे, वो अब पूरा भारत ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके जनक है। तो तीनों का यथोचित सम्मान है, मुझे लगता है, भारत रत्न पुरस्कार। और मोदी जी कभी पार्टी के दायरे में देश का विचार करते हैं, पार्टी का केवल विचार नहीं करते। और इसलिए देश में जिनका गौरव होना चाहिए उनका करते हैं। सभी प्रधानमंत्रियों का जो म्यूजियम है वो भी उस उदार दृष्टि का परिचायक है। और सब लोग मोदी जी को, इस निर्णय को बहुत ही खुश है। और मुझे विश्वास है कि देश भर में यही स्वस्थ परंपरा कायम होनी चाहिए।
तो प्रधानमंत्री देश के गौरव को ध्यान में रखते हैं। प्रधानमंत्री का जो ध्यान है वो इस पर केंद्रित है, किस तरह से देश का विकास हो, किस तरह से देश में जो योगदान दिया है, जिन लोगों ने दिया है, उनका सम्मान हो और उस पर किसी तरह की राजनीति ना हो। अपने आप में एक बड़ा संदेश है, अपने आप में एक बड़ा दूरदर्शी कदम इसको बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप बता रहे थे किस तरह से योगदान है, लेकिन उस योगदान को अभी तक जो सम्मान नहीं मिला था, वो सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमा जी, क्योंकि नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, उनके ऊपर उनके साथ कुछ ये था कि इनको इतनी रिकॉग्नाइज नहीं। शेखर जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं राजकुमार रंजन जी क्या कह रहे हैं। The food production in India was exceeded from the requirement, and we can export to other countries even the rice or gehu or many others. So this is the people who these are the scientists who develop the. तो शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शेखर जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के लिए योगदान दिया, जिन लोगों ने, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। हमने प्रतिक्रिया भी देखी उनके परिवारजनों की। जयंत सिंह ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो अपने आप में बेहद उत्साहित करने वाली थी, और पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र की जो प्रतिक्रिया थी वो भी उन्होंने कहा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने अपने फेल्योर्स के लिए उन्हें स्केपगोट बनाने का काम किया। हाँ, क्योंकि आपको यह मालूम होगा, जब नरसिम्हा राव जी देहांत हो गए, उनकी शरीर को एआईसीसी में अंदर आने भी नहीं दिया था, और उनको उस परिवार को कहा गया था कि आप इसको तुरंत उनकी पार्थिव शरीर को ले जाइए हैदराबाद में, वहीं जाके अंतिम संस्कार कीजिए। यानी सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव को किसी प्रकार का सम्मान दिल्ली में हो, क्योंकि उस समय यूपीए सरकार थी, और उनका हमेशा ये था कि भाई, क्योंकि बाबरी मस्जिद उन्हीं के समय में गिराई गई थी, उनको लगा कि अगर उनसे जुड़ेंगे या उनको याद करेंगे या इसीलिए। शेखर जी आपके पास आएंगे। हम देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की क्या प्रतिक्रिया आई है। पहले ही नवाजा जाना चाहिए, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार देखिए गवर्नमेंट ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग। तो लगातार देश भर से प्रतिक्रिया आ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सभी एक स्वर से कह रहे हैं जब देश के लिए योगदान हो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह से कदम लिए जाते हैं, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है। देखिए, जब बाकी सरकारों ने इन नेताओं को, वो कर्पूरी ठाकुर हो या चरण सिंह हो, मतलब इनको जब वो नज़रअंदाज करते रहे राजनीतिक कारण से, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व को इन नेताओं के साथ कुछ मतभेद था, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ें इसी समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने पर्सनालिटीज़ इस देश के जो विकास के लिए जो कंट्रीब्यूट किए थे, और उन सबको याद कर रहे हैं। और आज खास करके भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह हो या वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन दोनों का सम्मान करते हमारी जो अन्नदाता है, जो किसान भाई हैं, उनको भी सम्मान हो रहा है। क्योंकि MS स्वामीनाथन आप जानते हैं, वो माने जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इस देश में ऐसा एक समय था अनाज का बहुत शॉर्टेज चल रहा था, बाहर से मंगाना पड़ता था। ऐसे समय में एक साइंटिस्ट के नाते उन्होंने नई वैरायटीज डेवलप की, आलू के, गेहूं के, चावल के, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ा देश में, देश भर में बढ़ा। पंजाब में गेहूं का हुआ, हरियाणा में गेहूं का हुआ, काफ़ी जगह में जो इनकी नए नए वैरायटीज जो लाए थे चावल का और गेहूं का और आलू का भी, तो जिसके वजह से देश अपने एक आत्मनिर्भर था। जो फूड सिक्योरिटी को लेकर आज हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन को लेकर सेल्फ सफिशिएंसी पाने में MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और साथ में, जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, ये कॉस्ट, क्योंकि MSP को लेकर भी कि क्या किस रेट पे MSP होनी चाहिए,
इस पर भी स्वामीनाथन जी का एक कमेटी है, स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन बार बार जिक्र किया जाता है कि जो कॉस्ट जब एमएसपी फिक्स करेंगे तो 50% जो कॉस्ट होती है तो उससे ज़्यादा देना चाहिए, ताकि वो किसान को ठीक मूल्य पर अपना पैदावार का ठीक मूल्य मिले। बिल्कुल। शेखर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एमएस स्वामीनाथन जी को जो कृषि क्षेत्र में उनका योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा, और वो एक तरह से अब जो है स्वर्णाक्षरों में लिख दिया गया है इस पुरस्कार के बाद। लेकिन केंद्र सरकार का किस तरह से ध्यान किसानों पर है, कृषि पर है, ये भी इससे साबित होता है। देखिए, ये एक प्रकार से मैसेज जाता है कि केंद्र सरकार इनको रिकॉग्नाइज करके, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे देश का 4 स्तंभ है, उसमें युवा हैं, स्त्री शक्ति है, महिला शक्ति है, और तीसरा ये है हमारे अन्नदाता है, किसान है, और चौथा है अपना अंत्योदय यानी गरीब परिवार। तो ये चारों हमारे लिए पिलर है। पिलर का मतलब पूरे फोकस इन पर रहेगा, इनकी विकास को लेकर, तो इनकी कल्याण को लेकर। तो जब आप एमएस स्वामीनाथन ने भी देखिए, एमएस स्वामीनाथन पिछले साल सितंबर में उनका देहांत हुए थे, तब तक वो लास्ट तक लगे हुए थे किसान के हित में, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, किस जगह पे कैसी मतलब क्रॉप्स रोटेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक तरह से, वैज्ञानिक के तरीके से कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं ताकि किसान का इनकम 2 गुना हो जाए। तो लगातार उनका जो सलाह रहा है, क्योंकि वो एक राइस साइंटिस्ट थे, हमारे जो कटक स्थित जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको भी डायरेक्टर रहे, और कई जगह पर उनके नाम पे और उनकी नेतृत्व में कृषि अनुसंधान एक ऐसा एरिया था जहाँ पे पहले कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था, उसमें बहुत काम हो रहा है आज। नए नए सीड्स को लेकर, बीज को लेकर, नए ये लेकर, ये सारे चीज़ों में स्वामीनाथन जी का बड़ा डायरेक्शन रहा है। वाकई वो एक भारत रत्न है, क्योंकि ये 1-2 चीज़ें जुड़ी हुई है जब हम बात करते हैं। एक है किसान की कल्याण, और दूसरी हमारे फूड सिक्योरिटी। जो फूड सिक्योरिटी यानी पैदावार बढ़ा के देश को आत्मनिर्भर लाने में एमएस स्वामीनाथन का बड़ा भूमिका रहा। अब बात हम करें चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह आप जानते पहले किसान नेता हैं जिनकी पूरी राजनीति किसान के लिए पूरा त्याग था। उनका हर विषय पर, हर पॉलिसी पर यही विषय, एक बात ही था कि कैसे किसान की हालत सुधर सकती है, कैसे किसान के लिए क्या मदद मिल सकती है, और किसान भाइयों के लिए जो अगर कृषि क्षेत्र को हम कैसे उसका विकास करें ताकि भविष्य में भी किसान अपने, क्योंकि ऐसे समय हमने देखा है कि कई किसान भाइयों को लगता था कि कृषि क्षेत्र में उनके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, उनको भी छोड़ के और कोई काम पे लग जाना चाहिए। ऐसे समय में चौधरी चरण सिंह एक ऐसा ज्ञान लेके आए राजनीति में, जो जमीन की स्तर पर जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, जो फार्मर्स जो अपने मतलब अपने खेती करते जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसको यहाँ दिल्ली लाके एक पॉलिसी लेवल पर उस पर आलोचना करना, उस पर विचार करना, उस पर निर्णय करना, चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा भूमिका है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी भूमिका शेखर जी। और जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके पुत्र की आई, उन्होंने कहा दिल जीत लिया, इन 3 शब्दों में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये कदम लिया है इसकी सराहना भी की और इसका आभार भी व्यक्त किया। देखिए, जब चौधरी चरण सिंह की बात आती है तो जो समुदाय चौधरी चरण सिंह को अपने देवता मानते हैं, सारे किसान भाई को लगता है, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, उनको लगता है कि इतने समय के बाद हमारे वर्ग से एक प्रधानमंत्री, हमारे किसान, हमारे बड़े किसान हैं, तो बड़े भाई जैसे ही वो काम करते थे, कोई राजनेता कम, किसान के रूप में ज़्यादा है। तो ऐसे अगर व्यक्ति को रिकग्निशन दी जाती है, उनकी कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कम था, लेकिन वो होम मिनिस्टर भी रहे हमारे मोरारजी देसाई की सरकार में, तो इसीलिए आज उनको याद करके, भारत रत्न से उनको ये करके, ऑनर करके, एक बड़ा मैसेज जा रहा है उस वर्ग को भी, उस कम्युनिटी को भी। इसीलिए वो कम्युनिटी बहुत बड़े खुश है। उनको लग रहा है कि देर हुआ है उनको रिकॉग्निशन मिलने में, लेकिन बिल्कुल शेखर जी आपके पास आएंगे, राजकुमार चाहर जी का प्रतिक्रिया देख लेते हैं। होने के नाते खुश हूँ कि आज किसान के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। ये भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों का सम्मान है।
तो आप देख रहे हैं हमारे साथ और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं शेखर जी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, विशेषकर जब बात किसानों की होती है, किसान नेताओं की होती है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की होती है। आप योगदान के बारे में बता रहे थे, योगदान के बारे में भी हम आपसे जानेंगे और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस योगदान की अनदेखी कितने लंबे समय तक की गई और इसकी वजह क्या रही? वजह बड़ी सिंपल थी रमा जी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, नरसिम्हा राव जैसे नेता, नरसिम्हा राव तो कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करते थे जी, लेकिन जिस तरह नरसिम्हा राव एक इंडिपेंडेंटली अपना फैसले लेते थे, जैसे वो सरकार को चलाए 5 साल, वो भी एक मिनॉरिटी सरकार थी 91 से लेकर 90। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंडित नेहरू के सामूहिक खेती के कंसेप्ट को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ध्वस्त किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म कराए, जिसकी वजह से वो पूरे देश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पंडित नेहरू से और कांग्रेस पार्टी से अपनी असहमति दिखाई जब कृषि का बजट, ग्रामीण भारत का बजट 35% से घटा करके 15% किया गया। वो इस अदला बदली के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि औद्योगिकरण के साथ साथ जो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 1966 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, वो कंसेप्ट स्वीकार किया गया। बाद में उन्होंने दर्जनों काम किए। वो गैर कांग्रेसी आंदोलन के प्रतीक बने। जब 1967 में कांग्रेस छोड़ करके वो मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के प्रयासों का नतीजा था। देश में गैर कांग्रेसवाद की बयार बही। मुझे प्रसन्नता है कि उनके नेतृत्व में मुझे कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे लोकसभा का टिकट देकर के बहुत कम उम्र में पार्टी का उम्मीदवार बनाया। आज समूचे भारत के साथ साथ मैं भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और जिस तरह से रूरल इंडिया आज सम्मानित हुआ है, उसके लिए मोदी सरकार को बधाई देता हूं। तो लगातार हम आपको देश भर से प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान शेखर अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने देखा कि केसी त्यागी की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने जिस तरह से बनाया, ज़मीन से जुड़े हुए नेता और कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसवाद की उन्होंने एक बयान, और जिस तरह से कांग्रेस के जो कृषि विरोधी, किसान विरोधी नीतियां थी, उनका विरोध करने से भी वो पीछे नहीं हटे, बिना परिणाम की परवाह किए हुए। देखिए, बिल्कुल जब इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय चरण सिंह जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा। बाकी जितने विपक्ष पार्टी है सबको एकत्र लाने में और जनता पार्टी बनाने में, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनी जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन पर, तो उस सरकार में चरण सिंह का रोल बहुत था। बिल्कुल शेखर जी, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की प्रतिक्रिया भी हम देख लेते हैं। सबको उनका हानर करने के लिए कहाँ देश में कोने कोने में कई इवन हिल्स एरिया या फॉरेस्ट एरिया उनका ढूंढ के हमारा प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न पद्म अवार्ड दिया। ऐसे ये हमारा प्रधानमंत्री जी, पूर्व दोनों प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत मजबूत में इस देश का डेवलपमेंट के लिए काम किया। किसान शरण सिंह जी ने किसान के लिए एंटायर लाइफ उनका सैक्रिफाइस किया। हमारा किसान क्षेत्र में, इस किसान क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए एम स्वामीनाथन जी ने पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके सेल्फ भारत करने के इन किसान फील्ड में सेल्फ भारत करने के लिए पूरा काम किया। इसने उनका तीन लोग का आज भारत रत्न अवार्ड मिला। बहुत खुशी है, बहुत आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। राज्य मंत्री एल मुरुगन।
तो एल मुरुगन जी की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान शेखर अय्यर भी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं उनसे एक ही बात सामने निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योगदान को, देश के प्रति योगदान को सम्मान दिया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आप बता रहे थे किस तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने बिना किसी परिणाम की परवाह किए हुए अपने डिसीजन लिए। वो नेतृत्व क्षमता और डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो भी अपने आप में एक मिसाल रही। बिल्कुल। और देखिए, गोविंद बल्लभ पंत के जो सरकार थी, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सरकार ने काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स लाए उत्तर प्रदेश में 52 और 68 के बीच में। उस समय अपने चौधरी चरण सिंह जी उनके कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे और खास करके काफ़ी जो भूमि सुधार, भूमि कानून का सुधार, काफ़ी रिफॉर्म्स हुआ जिसमें जो शेखर जी कुछ और प्रतिक्रियाएं हम देख लेते हैं। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका सिलसिला जारी है। मैं चाहता हूं किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही स्वामीनाथन जी को भी जिस तरह से उन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया था तो उनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भी जिस तरह से आज भारत रत्न से नवाजा गया है, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय खुशी का क्षण है कि लंबे समय से इंतजार था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब मिले और आज वो क्षण आ गया। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों को समर्पित ये भारत रत्न जो दिए गए हैं तो निश्चित रूप से किसानों को आज बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री एक नई तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं? कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की राज्यसभा में, आज चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो लगता नहीं कि देश में एक जो डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है हिंदुस्तान को, वह चीज़ें जो है वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने आप में दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व है उनका और इसीलिए आज भारत भी आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया में स्वागत और सम्मान इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है और ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा निर्णय है जिसको पूरा देश के अंदर आज एक खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक परिवार है और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा परिवार, मेरा देश के सभी परिवारजनों से वो अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बातों में कहते हैं, वो वास्तविकता में करके भी दिखाते हैं कि वो वास्तव में देश के लिए जीते और देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज बहुत ही अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उनका क्या? तो लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं और लगातार प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के लिए समर्पित हैं और जिस तरह से वो समर्पण की पहचान, देश के लिए योगदान के समर्पण की पहचान प्रधानमंत्री जिस तरह से कर रहे हैं और लगातार उस पहचान को आगे लाने का काम कर रहे हैं, लगातार उस पहचान को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उसकी देश भर में सराहना हो रही है। देश भर में खुशी का माहौल है। आज जो 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया है और विशेषकर अगर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में लगातार जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं उनकी बात करते हैं, उनको लेकर भी तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा पूरा देश एक परिवार है, तो उस कथन में जो सच्चाई है, जो भावनाएं हैं, वो दिखाई देती हैं। 3 हस्तियों को आज भारत रत्न प्रदान किया गया है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। इनको देश के योगदान के लिए, देश में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं। MS स्वामीनाथन की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक और जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में इनका योगदान है और जिस तरह से इन्होंने शोध आधारित जो है वो निर्णय लिए और उससे संबंधित जो नीति, जो नियम और जिनके लिए याद किए जाते हैं, जिस तरह से विभिन्न जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें MS स्वामीनाथन के जो कथन दिए हुए हैं या स्वामीनाथन की जो परिभाषा दी हुई है
उन पर अमल किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है, उसको देखते हुए बेहद ये महत्वपूर्ण सम्मान हो जाता है। जिस तरह से उनके योगदान को सम्मान किया गया है, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, जिस तरह से उनका योगदान रहा देश के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके योगदान को भी सम्मानित करने का काम किया है, उसको याद करने का काम किया गया है और देश में उसके लिए एक मिसाल देने का भी काम किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। संसद का मौजूदा बजट सत्र आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। केंद्र की मौजूदा सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र संसद में पेश किया है, जो 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान का है। उन 10 सालों में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर जो फैसले किए गए, उन सभी का लेखा जोखा इस श्वेत पत्र में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन के पटल पर रखा है, जिस पर आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। इसमें कहा गया है कि आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। इसमें आगे कहा गया कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। पेपर टू बी लेड टेबल। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर आई राइज। श्वेत पत्र पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन ने पूरे देश को अस्थिरता में धकेलने का काम किया, जिन गड्ढों को भरने में मोदी सरकार को 10 साल का समय लग गया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर नियम और नीयत साफ न होने का आरोप लगाया। When there was a global financial crisis and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है, तो
अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आपके नीयत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है। देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, जो पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके विपरीत मोदी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में G20 के सफल आयोजन से वैश्विक स्तर पर एक सशक्त महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए ने कोयला घोटाला कर देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में गुटखा तैयार करने वालों को भी कोयला की खदान आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से ये साफ है कि देश को इस घोटाले से 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, क्योंकि पीछे के दरवाजे से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की गलत नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सब्सिडी के लिए तेल विपणन, खाद और खाद्य निगम को वर्ष 2006 से 2010 के बीच 1.90 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दिए गए और राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़ने के डर से इस कर्ज को छिपाया गया, जिसे अब एनडीए सरकार चुका रही है। बिना जांचे परखे लोन देने की वजह से यूपीए काल में बैंकिंग संकट गहरा गया था। बैंकों के एनपीए बढ़ने लगे थे और बैंक अंदर से खोखले हो रहे थे। विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा था और वर्ष 2013 के अगस्त में ये 256 अरब डॉलर था, जो कि वर्ष 2011 में 294 अरब डॉलर था। राजकोषीय घाटा अधिक होने से वित्त वर्ष 2011-12 में बजटीय प्रावधान की तुलना में 27% अधिक बाजार से कर्ज लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास चरमराने लगा। सामाजिक और ग्रामीण मामले से जुड़े मंत्रालय के पैसे खर्च तक नहीं किए जा रहे थे। ये भी कहा गया कि यूपीए शासनकाल में दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने के मोदी सरकार के सफर को श्वेत पत्र में दिखाते हुए कहा गया है कि किफायती आवास ग्रामीण यूपीए सरकार में 2.1 करोड़ था, जो एनडीए शासनकाल में 2.6 करोड़ हो गया। वहीं शौचालयों का निर्माण यूपीए सरकार में मात्र 1.8 करोड़ था, जो मोदी सरकार में 11.8 करोड़ घरों तक पहुंच गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन के लाभार्थी यूपीए सरकार में मात्र 36.4 लाख थे, जो एनडीए सरकार में बढ़कर 6.1 करोड़ हो गए। यूपीए सरकार में न्यूनतम शून्य राशि वाले बैंक खाते मात्र 10.3 करोड़ थे, जो मोदी सरकार में बढ़कर 51.6 करोड़ खाते तक पहुंच गए। देश में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूपीए के दौर में मात्र 6,577 किलोमीटर था, जो मोदी सरकार में 6.8 लाख किलोमीटर तक हो गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र
जिसमें ये आंकड़े दिए गए और बताया गया कि किस तरह से ये तस्वीर लगातार बदल रही है, किस तरह से देश अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। लोकसभा में शैलेंद्र, चर्चा हो रही है श्वेत पत्र पर, क्या जानकारी आपको अब तक मिल पाई है? जिस तरह के तथ्य दिए गए हैं, जिस तरह के आंकड़े दिए गए हैं, अपने आप उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से लगातार देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब कहती हैं कि जब नीयत साफ हो, जब नीति स्पष्ट हो, तो अपने आप इस तरह की जो विकास की रेखा है, विकास का मार्ग है, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। रमा, हम जानते हैं कि 12 बजे से ये चर्चा शुरू हुई है और 4 घंटे निर्धारित किया गया है चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ा भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। आपने सुनाया भी उनके तमाम बाइट्स को, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से उस वक्त जब उनको इसके बावजूद कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन 10 वर्षों में जिस तरह से आर्थिक तौर पर कुप्रबंधन किया गया, तमाम घोटाले हुए, उसकी वजह से एक ऐसा दौर आया जब मोदी सरकार आई तो उसे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और उन चुनौतियों के बावजूद तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, मजबूत अवस्था में है। उदाहरण उन्होंने दिया कि किस तरह से उस वक्त की सरकार के समय में जब कोयला आवंटन हुआ था कि कैसे घोटाला होता था, और अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है, उसमें तमाम राज्यों में जो जिले हैं उनमें विकास के लिए उस फंड के जरिए पैसा जा रहा है और उससे उस जिले का विकास हो रहा है जहाँ से खनिज का एक तरह से उत्खनन होता है, तो वहाँ उस जिले को फायदा हो रहा है। तो इस तरह से तमाम उदाहरण भी वित्त मंत्री ने दिए। निशिकांत दुबे बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता ने अपनी बात रखी। तो हम देख रहे हैं कि 4 घंटे में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता श्वेत पत्र पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आंकड़ों को रखते हुए श्वेत पत्र में आर्थिक कुप्रबंधन के बातों को बताया गया है, जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की अगुवाई में, कांग्रेस की अगुवाई में, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि तब मजबूत अर्थव्यवस्था मिलने के बावजूद किस तरह से अर्थव्यवस्था को खराब हालात में छोड़कर यूपीए सरकार गई। बिल्कुल शैलेंद्र, केवल आंकड़े ही नहीं बल्कि जो कुप्रबंधन के साथ साथ जो करप्शन है उसकी भी जो है वो बात की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभमय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं इस श्वेत पत्र में, अपने आप दिखाई देता है किस तरह का कुप्रबंधन था। कुप्रबंधन के साथ साथ जो करप्शन था वो भी चरम पर था। 15 के करीब इस तरह के घोटाले हैं जिनकी बात बताई गई है और जिससे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो उस वक्त डामाडोल हो गई थी और काफ़ी नुकसान पहुँचा। जी हाँ, और खासकर मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा कि श्वेत पत्र ऐसा चीज़ होता है जो कोई सरकार अपने पूरे एक विषय पर सघन डिस्कशन चाहते हैं, उस पर टिप्पणी चाहते हैं, तो तब उसका इशू किया जाता है। तो श्वेत पत्र का अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अहमियत रहती है। और ये श्वेत पत्र आया है इस सरकार के इस 2 टर्म के बाद के ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं टर्म, उस पे तो ये काफी एक अच्छा और हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहें, हम बात कर रहे थे कुप्रबंधन के साथ साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार, और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 10 साल तो वही जो गैप था, वही जो गड्ढे थे उन्हीं को भरने में लग गए। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे। गृह मंत्री अमित शाह, उनकी प्रतिक्रिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें गृह मंत्री
अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आपने देखी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, श्वेत पत्र पर आपसे हम बात कर रहे थे और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुशल नीतियां जो हैं वो लाई गई और निर्णय लिए गए, कई निर्णय कठोर भी कहे जा रहे थे, लेकिन उनकी वजह क्या थी और किस तरह से उनके परिणाम सामने आए हैं और किस तरह से आर्थिक स्थिति को जो डामाडोल थी उसको सुधारा गया है, ये श्वेत पत्र में बताया जा रहा है। देखिए, 3 स्तर पर श्वेत पत्र अपनी बात रखता है। पहली बात तो उसमें यह है कि कैसे जब यूपीए सरकार आई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी। एक तरह से मजबूत अर्थव्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार छोड़कर गई थी और 10 वर्षों में क्या फैसले किए गए उस वक्त नीतिगत जड़ता की वजह से या फैसले न लिए जाने की वजह से या फिर गलत फैसलों की वजह से, कि कैसे उस वक्त जो फैसले लिए जाने चाहिए थे वो ना लेकर एक फौरी उपाय किए गए जो लंबे समय में नुकसानदायक साबित हुए। बैंकिंग सेक्टर को देखें, उसमें एक संकट आया, इतिहास का एक सबसे बड़ा संकट जिसे कहा गया, उसको उबारने का काम मोदी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से किया। कैसे 2008 के संकट में ये देखा गया कि जो एक ऐसे उपाय किए जाने चाहिए थे जिससे कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो ना करके आर्थिक नींव को कमजोर करने का काम किया गया। ये आर्थिक विकास दर तो होती रहे लेकिन अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो जाए, ये काम किया गया उस वक्त की सरकार के दौरान, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। तीसरी बात ये कही गई कि जिन सुधारों को नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया था उनके समय में शुरू हुआ था। आज जानते हैं कि उन्हें भारत रत्न का, उनके नाम का ऐलान भी किया गया है, उन्हें भारत रत्न देने का। जब यूपीए सरकार आई तब कुछ सुधारों को रोक दिया गया, तो ये चरणबद्ध तरीके से बताया गया। और जो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है श्वेत पत्र का, जिसमें बताया गया कि कैसे इन संकटों से मोदी सरकार निपटी, कैसे उसने तमाम ऐसे फैसले किए जिससे न केवल आज अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है बल्कि दुनिया देख रही है भारत के साथ को। कोविड के बाद जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में तमाम फैसले हुए और मजबूत फैसलों की वजह से आज विमान भारत में बन रहा है, आज मोबाइल भारत में बन रहा है, आज तमाम वो उत्पाद भारत में बन रहे हैं जो आज से 10 साल पहले सिर्फ सपने थे। तो ये दिखाता है कि हम कितनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं, बावजूद इसके यूपीए के समय में बहुत ऐसे गलत निर्णय लिए गए, चाहे वो घोटालों की बात हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, अंतरिक्ष घोटाला हो। उन घोटालों की वजह से आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हुई थी और आर्थिक अस्थिरता का दौर एक तरह से देखने को मिला था। हम ज्यादा बाहरी कर्ज पर निर्भर हो गए थे, हमारा एनपीए बढ़ गया था बैंकों का, हमारी जो नीतियां हैं वो स्थिर नहीं थी, तो उससे एक साथ घटी थी वैश्विक स्तर पर, पूंजी निवेश घटा था। और वो एक दौर था जब दुनिया भर के विकासशील देश पूंजी आकर्षित कर रहे थे, लेकिन भारत उसके बावजूद पिछड़ रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार के समय में 11वीं की जगह पर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 3री बनने वाले हैं, तेजी से उस रफ्तार पर आगे जा रहे हैं। तो उस तरह के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र आंकड़ों के हिसाब से किया गया है कि कितने आवास मोदी सरकार के समय बने और कितने यूपीए सरकार के समय बने, इस तरह के तमाम आंकड़े भी दिए गए। बिल्कुल, आंकड़ों के जरिए तुलनात्मक रूप से बताया गया है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप बने रहिए शैलेंद्र हमारे साथ। एक बार फिर से हम गृह मंत्री अमित शाह का जो ट्वीट है वो दिखा देते हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, भारत रत्न टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव गारू इज अ बेनिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द legendary statesman who shaped the history of our nation with an elastic vision, intellect and statesmanship. The contribution of PV Narasimha Rao ji in navigating our economy safely through one of the most turbulent times to an era of inclusive progress will always be remembered. तो उन्होंने उनके योगदान को सराहा है और कहा है कि जिस स्थिति में उन्होंने निर्णय लिए थे वो निर्णय अपने आप में जो देश है, देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाने में उनके विजन को दिखाता है, उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है और उस दूरदर्शिता को जो सम्मान दिया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया। Bharat Ratna is the highest honor that you can give, and he has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So
it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. And, convey their gratitude and their love for him. I think that is what meant a lot to him. Of course, this is a different kind of recognition, so certainly it would have made him very, very happy. But he was not somebody who was waiting for an award. Yes. It is the highest civilian award. I think that recognizing him, basically, apart from the family and his students and well-wishers feeling happy, sends a very strong message to the youth of this country that it is not only. तो सौम्या स्वामीनाथन, उनकी प्रतिक्रिया हम देख रहे थे, काफ़ी वो खुश भी नज़र आ रही थी, भावुक भी नज़र आ रही थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात हम करेंगे ताज़ा खबर की। और हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं कि लोकसभा में श्वेत पत्र जो है उस पर चर्चा लगातार चल रही है। उससे संबंधित जानकारी भी हम देंगे, अपने संवाददाता से भी हम बात करेंगे। लेकिन रुख करते हैं एक अन्य खबर का, उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल जो हिंसा हुई उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू है और एहतियात के तौर पर इंटरनेट और स्कूलों को बंद रखा गया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने निकली नगर निगम की टीम जब अवैध मदरसे को तोड़ने पहुंची तो उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, जबकि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने से पहले हर जरूरी नोटिस और जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया। थाने के अंदर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्हें पीटा गया। थाने पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमन को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। उन्होंने एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आगजनी और पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी कहा कि सौहार्द और शांति को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी जिन्होंने कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और तमाम अधिकारियों को उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था के तहत निर्देश जारी किए हैं और अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हल्द्वानी स्थित अस्पताल का दौरा किया, जहां हल्द्वानी हिंसा के दौरान
घायल हुए लोग भर्ती हैं। सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहाँ से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहाँ से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। हल्द्वानी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सक्षम है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। और उनके बारे में हम अगर आपको बताएं तो उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में उन्होंने कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया एवं न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार उन्हें दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। 1960 में सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री थे। 1962 से 63 में श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि समेत कई किताबें उनमें शामिल हैं। और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा आज की गई है। तो ये चौधरी चरण सिंह, उनके जीवन का सफ़र। और एमएस स्वामीनाथन, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कृषि अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवांशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किए। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं कृषि संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया। अधिक उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों, विशेष रूप से अर्थवामन गेहूं की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन के अभूतपूर्व कार्य ने 1960 से 70 के दशक के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी। स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की रिपोर्ट उन्हीं की सिफारिशों में से एक है। उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली हैं, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 1989 में भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1971 में रमन मैगसेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया। और पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव, 1968 से 74 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष और 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य, 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1978-79 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर हुए एक सम्मेलन में भाग लिया। पीवी नरसिम्हा राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के 3य सम्मेलन की अध्यक्षता की। मार्च 1980 में न्यूयॉर्क के G77 की बैठक में भी अध्यक्षता की। फरवरी 1981 में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए श्री राव की बहुत प्रशंसा की गई थी। मई 1981 में काराकास में ECDC पर G77 के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। राव विशेष गुट निरपेक्ष मिशन के भी नेता रहे, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को सुलझाने के लिए नवंबर 1983 में पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी किसानों के वरिष्ठ नेता चौधरी चरण सिंह और कृषि सुधारों के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि आज का दिन किसानों का दिन है। कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ भारत रत्न दिए जाने पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप कृषि मंत्री हैं, 2 किसानों के बड़े, हम कह सकते हैं कि जो कृषि सुधार के जनक MS स्वामीनाथन और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है? आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही स्वामीनाथन जी को भी जिस तरह से उन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया था तो उनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से।
और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भी जिस तरह से आज भारत रत्न से नवाजा गया है, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री एक नई तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की राज्यसभा में, आज चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो लगता नहीं कि देश में एक जो डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है हिंदुस्तान को, वह चीजें जो है वो चरितार्थ होती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने आप में दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व है उनका, और इसीलिए आज भारत भी आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया में स्वागत और सम्मान इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक परिवार है। वो वास्तव में देश के लिए जीते और देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज बहुत ही अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि तीनों अपने क्षेत्र की महान विभूतियां हैं। इन्हें सम्मान देकर पीएम ने एक बड़ा काम किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, दो लोग हैं जो दक्षिण भारत से हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? हम एक ही देश से देखते हैं, ये दक्षिण नहीं उत्तर नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जी, पूर्व दोनों प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत मजबूत में इस देश का डेवलपमेंट के लिए काम किया। अब किसान शरण सिंह जी ने किसान के लिए एंटायर लाइफ उनका सैक्रिफाइस किया। हमारा किसान क्षेत्र में, इस किसान क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए एमएस स्वामीनाथन जी ने पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके सेल्फ भारत करने के इन किसान फील्ड में सेल्फ भारत करने के लिए पूरा काम किया। इसने उनका दोनों तीन लोग का आज भारत रत्न अवार्ड मिला। बहुत खुशी है, बहुत आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की। आप किसान नेता हैं और देश के एक बड़े किसान नेता, महान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक तपस्वी पहला देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसान के शक्ति को सम्मान दिया है। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने अध्ययन पूर्वक जो रिपोर्ट जारी की है, आज भी हमारे लिए पाथे है। इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रणाम करता हूं कि आप जो कहते हैं कि मेरे लिए चार ही की प्राथमिकता है, किसान, जवान, गरीब और महिला, वो प्रकट हो रही है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक बड़ी चौधरी साहब कृषि अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत को जानते थे और मोदी जी पहली बार कृषि अर्थव्यवस्था के और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताकत को पहचान कर उसका सम्मान किया है। और किसानों के प्रति जो भाव है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो दुनिया का एक तरह से उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसानों के बड़े रहनुमा थे चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, जो हैं वो कृषि के मामले में जो उन्होंने कार्य किए हैं, इसके लिए उनको प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया है। पीएम मोदी किसानों की ताकत को जानते हैं, शायद यही वजह है कि उन्होंने इन लोगों को सम्मान देने की कोशिश की है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी पीवी नरसिम्हा राव और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार कांग्रेस ने दिल्ली में करने नहीं दिया, उस पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है। कांग्रेस द्वारा उपेक्षित देश के महापुरुषों को भारत रत्न से
पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने सुशील मोदी के साथ विशेष बातचीत की। देखते हैं 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे 91 से लेकर 96 तक, और इस देश के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए उसके वो जनक कहे जाते हैं। और उस नरसिम्हा राव का तो दिल्ली में इन लोगों ने दाह संस्कार होने दिया, उनके शव को हैदराबाद ले जाना पड़ा, और इतने वर्षों तक कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, लेकिन नरसिम्हा राव को कभी सम्मानित नहीं किया। उसी प्रकार चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन तो जो कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया। और ये गौरव श्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा उपेक्षित इस देश के ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करने का काम किया है। बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी, जो कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव, जिसको कांग्रेस ने बहुत अपमानित भी किया, उनके शव का अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया, उसको भी उस महान हस्ती को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया है। निश्चित तौर पर यह इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बड़े किसान नेता के रूप में विख्यात चौधरी चरण सिंह, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बात करते हुए कहा, इसका स्वागत किया और ये भी कहा कि इस फैसले से देश में खुशी की लहर है। 3 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न का ऐलान, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। पहले प्रणब मुखर्जी, फिर कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, अब नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो यही उदारता की देश के राजनीति में बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से अभी बांटने की राजनीति है। मोदी जी सही मायने में सबका आदर करके जोड़ने की राजनीति करते हैं। धन्यवाद। जोड़ने की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसी वजह से चाहे कोई किसी दल का हो, अगर उसने देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया है तो उसे भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। यह कहना है प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बड़े किसान नेता के रूप में विख्यात चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। दूरदर्शन संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बात की। दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को और नरसिम्हा राव को। देखिए, चौधरी सिंह हमारे क्षेत्र से थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, किसानों के सबसे बड़ा नेता थे और हम बचपन से उनकी कहानियां सुनते हुए गांव में बड़े हुए हैं। हम सभी उन्हीं के फॉलोअर एक तरह से रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कहे तो किसान के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे चौधरी चरण सिंह। और MSP की जो सिफारिश है, क्या कीमत हो, MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर ही वो अनुशंसा मोदी सरकार ने अप्रूव की थी और अब इन दोनों को भारत रत्न, तो एक संकेत है कि किसानों के लिए फैसले भी लिए जाते हैं और जिन्होंने काम किया उनको भारत रत्न। बिल्कुल। देखिए, देश आजाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता कोई नहीं हुआ और स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस ऐसी रही हैं कि स्वामीनाथन जी का नाम हमेशा के लिए अमर किसानों के बीच में हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्वागत योग्य सरकार का निर्णय है। सर, क्या कहेंगे नरसिम्हा राव जी के बारे में? मैं भी ये कहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि पार्टी कोई भी हो, अगर किसी व्यक्ति ने देश के लिए काम किया तो सर्वोच्च सम्मान मिल सकता है, ये अच्छी बात है, उदारता है। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से नरसिम्हा राव के पौत्र NV सुभाष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गांधी परिवार की छवि का महिमा मंडन करने के लिए नरसिम्हा राव का केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया। We are very honored that Mr. Narasimha Rao has been conferred the Bharat Ratna. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has conferred Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party.
Now we blame the UPA government, especially the Gandhi family, from 2004 to 2014, when UPA government was in power in center. Leave alone Bharat Ratna, leave alone any awards. He has been constantly, consistently have been insulted, and all the benefits which the Congress party has been attributed has been given to the Gandhi family. प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी उनके पिता को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि उनके पिता ने हमेशा कृषि और किसानों के हित में निस्वार्थ भाव से काम किया और उनके काम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना बहुत खुशी की बात है। Naturally, I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give. He has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर कर जानकारी दी। और अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज IARI के 62वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में IARI का योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रपति ने किसानों के लिए चलाए गए मेरा गांव मेला गौरव कार्यक्रम की भी सराहना की। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। सोयल हेल्थ कार्ड योजना किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक योजना है, जिसके माध्यम से सोयल हेल्थ की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार फसल क्षति के बीमा कवर प्रदान करती है ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। सरकार ने सभी फसलों के लिए MSP में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि देश में मानव संसाधन विकसित करने में संस्थान का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2024 के बीच संस्थान ने 200 से ज़्यादा नवाचार और 100 से ज़्यादा किस्में दी हैं। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। और सीधे अब आपको जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूँ। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से।
आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो मतलब ये जैन जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देखते हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं, राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। मैं सिर्फ आओ कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ। इतना बड़ा फैसला लिया हो, ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर ले तो मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जो जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं सवाल में, ठीक है, कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाला है जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी हो ही ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गाँव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएँ हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी। इस पर क्या कहें? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है किसी और के लिए। खैर, मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख वो तारीख है जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो मान लिया जाए कि 12 तारीख को रालोद एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। तो आप चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण देख रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया है। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी लोग आज सब बहुत खुश हैं। ये यादगार पल हैं, ये भावुक करने वाले पल हैं, ये अपने आप में अविस्मरणीय पल हैं, ये अभूतपूर्व पल हैं और इन्हीं पलों का जिक्र जो है वो किया जाना चाहिए, जिसमें ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल कहते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान देकर जो चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत थे, जो चौधरी चरण सिंह ने कदम उठाए थे, उनका सम्मान किया है। जो आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ को एक नई पहचान देने के लिए कदम उठाया है और उससे जो है जो लोग हैं उनकी आशाएं बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, वो सम्मानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की कवायद को लेकर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के बीच मुलाकात हुई। अठावले ने देश में एक साथ चुनाव कराने पर अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता ने भी समिति के समक्ष अपनी पार्टी के विचार प्रस्तुत किए। और अब हम एक और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिस पर विशेष ध्यान देने की तैयारी? देखिए, बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है। अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है। स्वाभाविक है, स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीज़ें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा करनी है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो विभिन्न वर्ग हैं उनको बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। संसद ने बृहस्पतिवार को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। लोकसभा ने कल इन विधेयकों को पारित किया, जबकि राज्यसभा में इसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। लोकसभा में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। प्रदेश में पोंडोपोरजा, खोनपोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करना है। इसके अंतर्गत ओडिशा में आदिम जनजातियों के 4 समुदाय पौरी भुइयां या भुइयां, बोडो और मनकिडिया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा। भारती पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन विधेयकों से कमजोर जनजातीय समुदायों को न्याय मिलेगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार जनजातीय लोगों की सुरक्षा और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय के लिए 24,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ पीएम जनधन योजना लेकर आई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के केरल के प्रति केंद्र के भेदभाव जताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत एक देश, एक राष्ट्र और सभी नागरिक एक हैं। अगर केरल के मुख्यमंत्री को लगता है कि अपने बयानों से वो समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं, तो केरल की जनता उनको इसका सही उत्तर देगी। India is one country, one nation and one people. So if Mr. Vijayan feels that by putting across such views, he can create a division and he can create a feeling of segregation, I am sure that the people of Kerala will give a fitting reply to. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आयुष्मान जैसी योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बंगाल सरकार को किस बात का डर है जो गरीबों के लाभ के लिए इतनी अहम योजना को लागू नहीं किया जा रहा। बंगाल है, उसमें जो सबसे अच्छी योजना इस विश्व की है आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आयुष्मान कार्ड, उसको लागू ही नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि इस आयुष्मान कार्ड में जब मोदी जी की फ़ोटो होगी
तो मोदी जी जब ये आयुष्मान कार्ड लोग जेब में रखेंगे तो मोदी जी की फ़ोटो पहुंच जाएगी। तो वो तो पहुंच गए। दूसरे माध्यम से भी मेरा महोदया से अनुरोध है कि अपनी राज्य सरकार को आयुष्मान कार्ड योजना लागू करने के लिए कहें। यदि इनकी कोई योजना है और उसमें 5 लाख केंद्र वाले भी अगर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है, तो अगर हमारी योजना को भी लागू कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल के गरीबों का बहुत बड़ी मदद होगी। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ओबीसी वाले बयान पर वे लगातार घिरते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद नरहरि अमीन ने तथ्यों को सामने रखते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। गलत बयानबाजी के लिए पूरे गुजरात के ओबीसी समाज से माफी मांगने को कहा है। नरहरि अमीन ने बताया कि 25 जुलाई 1994 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और नरहरि अमीन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तब कांग्रेस सरकार ने ही मोड़ और घांची कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल किया था। उस वक्त पीएम मोदी सीएम भी नहीं थे और एमपी भी नहीं थे। राहुल गांधी गलत जानकारी देकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्हें पूरे गुजरात के ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। नरहरि अमीन ने एक्स पर लिखा है, जब 25 जुलाई 1994 को जीओजी गार्जियंस ऑफ गवर्नेंस ने मोद घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया, तब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। ये वही जाति है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदायों का अपमान किया जा रहा है। भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उनके जीवन का परिचय अगर हम दें तो उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वे पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में उन्होंने कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया एवं न्याय तथा सूचना विभागों का उन्हें प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। 1960 में सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री थे। 1962 से 63 में श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि समेत कई किताबें शामिल हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री एवं 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव, 1968 से 74 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष एवं 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य,
1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1978 से 79 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर हुए एक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। पीवी नरसिम्हा राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री, 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा, साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में G77 की बैठक की भी उन्होंने अध्यक्षता की। फरवरी 1981 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए श्री राव की बहुत प्रशंसा की गई। मई 1981 में आगाज में ECDC पर G77 के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व किया। राव विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन के भी नेता रहे, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को सुलझाने के लिए नवंबर 1983 में पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया। और बात करें MS स्वामीनाथन जी की, तो उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कृषि अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाया, अनुवांशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किए। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं कृषि संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई। उन्हें हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया। अधिक उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों, विशेष रूप से अर्धवमन गेहूं की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन के अभूतपूर्व कार्य ने 1960 से 70 के दशक के दौरान भारत में कृषि में क्रांति ला दी। स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की रिपोर्ट सिफारिशों में से एक है। उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली हैं, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने की उम्मीद है। सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसे 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो 17 फरवरी को मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर
जानकारी मिलेगी। इस सैटेलाइट की मदद आपदा चेतावनी में भी मिलेगी। उपग्रह को GSLV F-14 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इनसेट 3DS उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाली तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। प्रयागराज और हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ताई अमावस्या के अवसर पर लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने और उनका सम्मान करने के लिए समुद्र के किनारे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 180 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हैरी डिक्सन ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, वहीं ऑलिवर ने 49 रन का योगदान दिया। टॉम कैम्पबेल ने 25 रन की पारी खेली। अंत के ओवरों में रेफ मैकमिलन ने नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। इससे पहले पाकिस्तान की टीम 48.5 ओवर में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और उन्होंने 79 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद अजान आवेश और अराफात ने पारी को संभाला। अजान ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। वो 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉम स्ट्रेकर ने 6 विकेट लिए। सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप मैच में मेजबान बांग्लादेश के साथ भारत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। फाइनल मुकाबले के निर्धारित 90 मिनट के खेल के बाद मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर बराबर रहा। फिर टॉस के जरिए भारत को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों और बांग्लादेश टीम के प्रशंसकों ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को अपना फैसला बदलना पड़ा और दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। गुरुवार को गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगो, गीत, शुभंकर, जर्सी और मशाल का अनावरण किया गया। यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्देश्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 19 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा। असम की राजधानी गुवाहाटी तैयार है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए। 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले इन खेलों के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कड़ी में गुरुवार को गुवाहाटी में एक भव्य कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के लोगो, गीत, शुभंकर, जर्सी और मशाल का अनावरण किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने शुभंकर और मशाल को लॉन्च किया। यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बात कही। असम पहले बहुत अच्छा से नेशनल गेम्स कर चुका है, सार्क गेम कर चुका है और मेरा विश्वास है कि इस बार भी हम बहुत अच्छा से ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करूंगा और मैं भारतवर्ष का सारे विश्वविद्यालय में जो खिलाड़ी है सबको असम में आमंत्रण करूंगा कि आप लोग असम में आइए। हम आपको जितना संभव होगा सबसे अच्छा फैसिलिटी देने का कोशिश करेगा।
एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है इसको आप लोग सब दिखा सके, इसके लिए हम लोग एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने का कोशिश करूंगा। वहीं युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की मदद से भारत आज विश्व में एक खेल महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आज पूरा देश भर में खेल क्षेत्र की जो प्रगति हो रहा है, देश जिस तरह से एक स्पोर्टिंग नेशन की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की योगदान, देश की खिलाड़ियों की योगदान और भी मजबूत हो रहा है, मेडल की संख्या भी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विकसित हो रहा है, भारत की खेल क्षेत्र भी विकसित हो रहा है और उसके साथ साथ भारत धीरे धीरे एक स्पोर्टिंग हब, एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस कार्यक्रम में असम की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर के 163 विश्वविद्यालयों के करीब 5000 से अधिक एथलीट इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में एथलेटिक्स, रग्बी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती और योगासन जैसी स्पर्धाएं होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।